आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज और जिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। तो आज मैं न्यू सेशन लाया हूँ, ठीक है। फिजिक्स क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th का मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको पहले ही कुछ जो बेसिक मैथमेटिक्स जो होते हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर देखो, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स समझ कर पढ़ना है, फीलिंग के साथ पढ़ना है ना, तो पहले उस मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ लो। तो क्या होगा कि आपको फिजिक्स पढ़ने में क्या होंगे, आराम होंगे। खैर, तो अभी तो चैप्टर 1 हमारा है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमें कोई भी मैथमेटिकल टूल्स तो यूज होगा नहीं। सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से न्यू चैप्टर आए हैं, कौन कौन से हमें इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ही जानना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो फिजिक्स तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। सिर्फ आपको फोकस करके पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, आप तो आए हैं क्लास 10th पास कर करके, ठीक है। आई होप सबके परसेंटेज अच्छे आए होंगे, ठीक है। तो आप 11th में जैसे ही आते हैं तो आप क्लास 10th में नॉर्मली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब नॉर्मल टॉपिक पढ़ के आए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 11th में, आप तो 11th में पढ़ रहे होंगे, तो 11th में जब आप आ जाते हैं ना, तो आपका जो सिलेबस का जो ग्राफ है ना, मान लो 10th का, ये मान लो 10th है, तो 10th मान लो इतना ऊंचा है, ठीक है, इतना आया। तो 11th में जब क्या होता है कि जो लेवल होता है ना सब्जेक्ट हमारा, उसमें जो पढ़ना होता है ना, तो इस तरह से हाई हो जाता है, ठीक है। 11th का डायरेक्टली, ठीक, डायरेक्टली क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है भाई। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा फोकस होके पढ़ना होगा, ठीक है। फोकस होके पढ़ना होगा हमें, लेवल हार्ड, यानी कि बहुत ध्यान से और कड़ी मेहनत करके हमें क्या करना होगा, फिजिक्स को समझना होगा। तो देखो, फिजिक्स तो सिंपल है, कोई भारी नहीं। सिर्फ मेरे वीडियो को आप देखिए, आपको मैं सारा टॉपिक समझा दूंगा। मैं आपको टाइम पे सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का हम इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। देखो, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं हम, फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स, तो फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स का जो हिंदी अर्थ होता है भौतिकी होता है। और भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसका जो सिंपल एवं साधारण परिभाषा जो है उनका, वो जो परिभाषा है मैं आपको बताता हूँ। तो द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी कि द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेनन इज नोन एज फिजिक्स, ठीक। यानी कि सिंपल कहे तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी में आपको यही पढ़ना होगा। परिभाषा देखो, एनसीईआरटी बुक के आधार पे चले तो बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे, एकदम लॉन्ग। तो लॉन्ग हमें शुरू से हार्ड नहीं करना है, हमें इजी तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो आपको सिंपली याद रखना है एक परिभाषा, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, ठीक। तो इतना आपको जानना है, यानी कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो भैया जी, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। और आप जान रहे होंगे न्यूटन साइंटिस्ट को आप जानते होंगे। आप जब
पिछले कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे कि न्यूटन ने देखा कि एक पेड़ से जब एप्पल गिरता है जमीन पे तो वो कहता है कि यह सेब ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया। तो उन्होंने क्या दिया था तब उन्होंने दिया ग्रेविटेशन लॉ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम। तो उसमें बताया गया है कि कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ ही समय में वो उतनी ही चाल से क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, तो भैया जी ये हो रहा है कैसे, ग्रेविटेशन। तो यही सब हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, हम इसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं। और भी आप जानते होंगे बिजली का कड़कना, ठीक है, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, सारा जो घटनाएं हैं हमारा क्या होता है, फिजिक्स में ही पढ़ना होता है। तो फिजिक्स में बेसिक नॉलेज रखना होगा। मैं आपको जब इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर को बताऊंगा जिसका नाम है क्या चीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक भी चीज आपको अलग से याद नहीं करना होगा। सिर्फ आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना भाई, तो आपको याद हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आप देखिएगा कि फिजिक्स होता कितना इजी है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो भैया फिजिक्स के जो परिभाषा तो आपने पढ़ लिया कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। ठीक, तो परिभाषा पढ़ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप अच्छे तरह से समझ भी लिए कि होता क्या है। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको फिजिक्स के दो ब्रांच से मिलाते हैं। फिजिक्स जो होता है ना उसके दो ब्रांच होते हैं, एक प्राचीन भौतिकी और एक होता है आधुनिक भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी को हम चिर सम्मत के नाम से भी जानते हैं और उसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स को अब आधुनिक फिजिक्स कहते हैं। ये तो इसके हम दो ब्रांच के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दो ब्रांच इसके हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखो पहला ब्रांच इसका है हमारा क्या चीज, प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, ठीक, चिर सम्मत भौतिकी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक, और इधर हम दूसरा जो ब्रांच है उसका नाम है हमारा क्या चीज, तो दूसरा ब्रांच का नाम है हमारा आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इतना ही जानना। दो ब्रांच, एक होता है प्राचीन भौतिकी, दूसरा क्या होता है, आधुनिक भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी होता क्या है और प्राचीन भौतिकी को हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम पहले समझेंगे क्या होता है। तो भैया याद रखिएगा कि एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में जब उनका जन्म हुआ था तो वो जब स्टडी कर रहे थे ना, तो जब वो टीचर से मतलब पूछ लेते हैं कि सर अब साइंटिस्ट, अब जो है फिजिक्स क्या हुआ है, फिजिक्स में और क्या हमें पढ़ना होगा और फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है। तो फिजिक्स में जो टीचर होते हैं उनको कहता है कि बच्चे अब फिजिक्स में आपको कुछ नहीं, अब फिजिक्स विस्तृत हो गया है, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही साइंटिस्ट जो होता है 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना देते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में दिए थे साइंटिस्ट। कौन सा, तो एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो 1905 से इधर
ठीक है। 1905 के पहले वाले जो भौतिकी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राचीन भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। और 1905 के बाद वाला जो फिजिक्स होगा हम उसमें क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ठीक है। तो भैया जी अब हम आपको बताते हैं कि चीज समझ भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे और आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, जब आदि मानव लोग, देखो पहले तो हमारा इतना विकसित तो हुआ नहीं था उस समय में। तो पहले आदि मानव लोग रहते थे, तब भी जितने भी नेचुरल इवेंट थे सारा तो घटता था। हम भले ये जानते हैं कि साइंटिस्ट लोग उतना मतलब विकसित नहीं हुए थे, उतना हम लोग नॉलेज नहीं रखे थे, लेकिन धीरे धीरे तो सब विस्तृत हो ही गया। लेकिन याद रखिएगा कि प्राचीन भौतिकी में हम सिर्फ नेचुरल इवेंट का ही अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश, ताप, ध्वनि, यांत्रिकी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के बारे में है। इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं इसमें भाई, तो याद रखिएगा कि प्राचीन भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रकाश, दूसरा ताप, तीसरा ध्वनि और यांत्रिक यानी कि इंजन वगैरह। ठीक है, मैकेनिक। तो इतना समझ में आया, यानी कि प्रकाश, ताप, ध्वनि, यांत्रिक, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, चिर समझ भौतिकी यानी कि किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में हम सिर्फ ये सब पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही जब एल्बर्ट आइंस्टीन और बहुत सारे साइंटिस्ट जब इसमें हमारे फिजिक्स में जब और विकसित हुए और पढ़ाई किए और अध्ययन किए, तो क्या हुआ कि आधुनिक भौतिकी का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत। क्या चीज, तो विद्युत पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे, उसमें हम विद्युत पढ़ेंगे। फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो इसका जो मूल्य स्रोत जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर नहीं आता तो मैं आपको वीडियो बनाकर आपको वीडियो अपलोड करके मैं आपको नहीं बना सकता था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ये सारे काम को क्या कर रहे हैं, सफल करवा रहे हैं। और भी बहुत बड़े बड़े पैमानों पे कार्य होता है इसका। ठीक है, तो आप आराम से इतना समझ लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको और नेक्स्ट समझाता हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब देखिए हमको अब पढ़ना होगा कि देखिए पढ़ने का तो बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वे सारे टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाऊंगा। और मैं आपको पूरे 100% टॉपिक जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं सारा वे सारे ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं। प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति के मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया जी याद रखिएगा कि जो प्रकृति के जो मूल बल, याद रखिएगा पहला तो आपको पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहला आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा याद रखिएगा क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा याद रखिएगा क्या चीज,
प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो सबका इंग्लिश आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं शॉर्ट यहाँ में लिख देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन स्पेलिंग देखते जाइएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब फोर्स लगा दीजिए, गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। देखिए मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको सारा चीज इंग्लिश में ही यूज होगा, तो और सब चीज इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब अगर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी नहीं जानेंगे ना तो आपको दिक्कत होगा, तो मैं इसलिए दोनों लेके चलूंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, जब मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको कहीं भी, आपको कोई भी परेशानी होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो पहला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स, और दूसरा जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, ठीक है, और मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, मैग्नेटिक। ठीक है, और फोर्स होगा हमारा तीसरा। अब चलते हैं, तीसरा हमारा क्या चीज है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल मतलब क्या, मजबूत, मजबूत मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। नाभिकीय का क्या होता है, न्यूक्लियर, और बल का तो फोर्स ध्यान में करते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, और चौथा हमारा क्या चीज होगा, वीक यानी कमजोर, जिसको कहते हैं कमजोर यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये चार हो गए क्या चीज, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल कितने होते हैं, तो भैया जी याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या चीज होते हैं, प्रकृति के मूल बल होंगे। और बहुत सारे बल होते हैं लेकिन प्रकृति में आपको चार ही मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। ठीक है, याद रखिएगा प्रकृति के मूल बल कौन कौन, याद रखिएगा पहले में क्या चीज, पहले में गुरुत्वाकर्षण बल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा में रखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा में रखिएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा में रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, पहले के बारे में बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल पहले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूटन एक जगह बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जब उनके पेड़ कौन सा था, एप्पल। तो एप्पल जब नीचे गिरता है तो वो कहते हैं कि यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं गया, तब ग्रेविटेशन लॉ देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम इसको हम कह सकते हैं कि यह बल जो होता है ना, दो पिंडों के मध्य, देखिए याद रखिएगा कि यह बल जो होता है, यह बल दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण होता है, वेट के कारण। ठीक है, द्रव्यमान के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो यह बल जो होता है दो पिंडों के मध्य, दो पिंड है, मान लो M1 ये M2, और बीच में कुछ क्या हो रहा है, उनके कुछ द्रव्यमान लग रहे हैं, तो क्या होता है कि यह बल जो होता है दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो और इसके नेक्स्ट
और भी कुछ टॉपिक होते हैं कि यह जो होता है आकर्षण बल होते हैं। यह क्या होते हैं? आकर्षण बल। यह क्या होते हैं? तो यह आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, लिखते जाइए साथ ही साथ। यह क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल। याद हो गया इतना? ठीक है, इसका एग्जांपल कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, इसके एग्जांपल होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको और मैं बताता हूं कि, तो देखिए यहीं पे बता देता हूं, लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता और इससे एग्जाम में भी कुछ खास नहीं आता। तो मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल तो बता दिया, लेकिन मैं देखो या मेन टॉपिक में बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बलों की प्रबलता कर्म बताइए। बलों की प्रबलता कर्म। ठीक है, बलों की प्रबलता कर्म बताइए। तो देखिए इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि पहला में याद रखिएगा गुरुत्वीय बल। पहला में क्या चीज? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। फिर याद रखिएगा क्या चीज? गुरुत्वीय बल के बाद दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल के बाद क्या होगा? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। अब प्रबल नाभिकीय बल के बाद क्या होगा? जो हमारा लास्ट है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? बलों की प्रबलता का कर्म। बलों की प्रबलता का कर्म मतलब इससे ये ज्यादा प्रबल है और इससे ये ज्यादा प्रबल है और इससे ये ज्यादा प्रबल है। ठीक है, और इससे कंपैरिजन करें तो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बेसिक नॉलेज है। और मैं आपको बता दूं, दूसरा हमारा क्या चीज था? दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, आपको मैं बेसिक बता देता हूँ नॉलेज, इतना याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। किसके बीच करता है कार्य? तो आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो सिर्फ आकर्षण बल होते हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, आकर्षण और विकर्षण दोनों कार्य करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं गुरुत्वीय बल से क्या होते हैं? ज्यादा क्या होते हैं? जटिल होते हैं। मतलब कि सबसे ये कमजोर और सबसे मजबूत ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि कंपैरिजन करके नहीं, कौन किससे क्या होते हैं? ज्यादा बलशाली होते हैं। तो याद रखिएगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ शॉर्ट में कि गुरुत्वीय बल जो होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल याद रखिएगा, गुरुत्वीय बल में याद रखिएगा 10⁻39। कितना? 10⁻39। ये जो होता है हमारा 10⁻⁻39 होता है। और जो दुर्बल जो बल होते हैं, याद रखिएगा कि जो दुर्बल बल होंगे, ठीक है, दुर्बल बल जो होंगे 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12। और जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं वो 10⁻⁻13, 10⁻⁻13। और जो विद्युत चुंबकीय जो बल होंगे
ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल जो होंगे वो याद रखिएगा क्या चीज, नहीं गलत हो गया, गुरुत्वीय बल तो होगा 10⁻39 और दुर्बल बल होगा हमारा क्या चीज 10⁻1 होगा। ठीक है, 10⁻1 होगा और प्रबल नाभिकीय बल होगा 10⁻−13 और विद्युत चुंबकीय बल जो होगा 10⁻, कितना हो जाएगा -2, 10⁻−2। ये हो गया इसका क्या चीज, इसका प्रबलता का मान हो गया कि इससे इतना कंपैरिजन में क्या है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गया इसका मान। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और भी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना, चंद्रमा पर यानी कि मून, ठीक है, मून पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। समझ में आया कि जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होगा, यानी कि 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको क्या करना होगा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर में पढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, इतना आपको नॉलेज है ना, तो आप जो फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड है ना उसका आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना आपको नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब चलेंगे दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, मात्रक और मापन को पढ़ेंगे। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तब तक जय हिंद।